फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज हक से पढ़ो फील फ्री टू लर्न। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम वन डे वन टॉपिक सीरीज रन करते हैं और आज का हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। वो है हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इसके रिगार्डिंग जितना भी कंटेंट है आज हम डिस्कस करेंगे कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है, इसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, क्या कितने तरीके की वर्किंग कैपिटल होती है, किन किन सोर्सेज के थ्रू हम वर्किंग कैपिटल को अपनी फर्म के अंदर लेके आ सकते हैं और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे जो हमारे प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। तो सीधे चलते हैं टॉपिक की तरफ और समझते हैं कि वर्किंग कैपिटल क्या है। देखिए, वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है फर्म की जो कि उन्हें चाहिए अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। It represents the funds basically required to carry out day-to-day operations of the firm. Like मुझे कहीं जाना है, अगर मेरे को डेली बेसिस में मैं कहीं जॉब करती हूँ और मेरे जो डेली के एक्सपेंसेस होंगे जो मुझे चाहिए उसको जाने के लिए, उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो मेरी डे टू डे एक्सपेंसेस होंगे उनको मैं क्या नाम दे सकती हूँ? वर्किंग कैपिटल का नाम हम दे सकते हैं। वो फंड जो मुझे डे टू डे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए चाहिए उस चीज को हम क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। ये जब भी हम वर्किंग कैपिटल के बारे में बात करते हैं तो इसमें दो चीजें आती हैं, एक आता है करंट एसेट और दूसरी आती है हमारी करंट लायबिलिटीज। दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स वो होते हैं जो मुझे एक साल के अंदर अंदर मतलब यूज हो जाते हैं, ऐसे एसेट जो मेरे 1 ईयर के अंदर अंदर यूज हो जाते हैं। लाइक आप कह सकते हो कैश, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, दीज आर दी करंट एसेट। और करंट लायबिलिटीज वो होती है जो मुझे एक साल के अंदर अंदर पे करनी होती है, रिपे करनी होती है। जैसे कि आप कह सकते हो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सारी चीजें आती है हमारी करंट लायबिलिटीज में। तो वर्किंग कैपिटल की एक इक्वेशन बनती है, अगर मैं डिस्कस करूं आपके साथ तो वो बनती है वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। जब मैं करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटीज से माइनस करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है? वर्किंग कैपिटल मिलता है। अब देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। एक होता है हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, और एक होता है हमारा नेट वर्किंग कैपिटल। तो पहली बात तो आप ये समझिए कि अगर जब भी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की बात हो रही होगी तो उसका मतलब ये होता है कि टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड इन दी ओवरऑल करंट असेट। किसी भी एंटरप्राइज में जितना भी टोटल कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है, किसमें? टोटल एसेट्स में, तो उस चीज को हम बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। टोटलिटी में जितना भी पैसा आपने करंट एसेट्स में लगा रखा है, लाइक कैश इन हैंड, बैंक बैलेंसेस, बिल्स रिसीवेबल, ईटीसी। ये हमारा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को ज्यादा फोकस करता है। किस एस्पेक्ट को ज्यादा फोकस करता है? क्वांटिटेटिव। व्हाइल ऑन द अदर हैंड नेट वर्किंग कैपिटल हमारा क्वालिटेटिव वर्किंग कैपिटल को ज्यादा फोकस करता है। इसको नेट को हम क्वालिटेटिव बोलते हैं, ग्रॉस को हम क्वांटिटेटिव बोलते हैं। नेट में जो अभी मैंने आपको इक्वेशन बताई वो डिनोट होती है जो भी करंट एसेट्स होंगे, जब मैं उसको माइनस करती हूँ करंट लायबिलिटीज के साथ तो वो चीज मेरी बनती है नेट वर्किंग कैपिटल। वेयर एज टोटल करंट एसेट, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में क्या आता है? टोटल करंट एसेट्स, इस चीज को हम बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और जब मैं इसमें से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दूंगी तो वो मेरा बन जाता है नेट वर्किंग कैपिटल। ओके, अब मैं आपको एक पढ़ाने वाली हूँ टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। कितने तरीके की वर्किंग कैपिटल होती है? एक होती है परमानेंट वर्किंग कैपिटल और दूसरी होती है टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। टेम्पररी, परमानेंट। परमानेंट मतलब है कि कम से कम वो फंड, कम से कम वर्किंग कैपिटल जो आपको चाहिए ही चाहिए अपने बिजनेस को रन कराने के लिए। इससे कोई मैटर नहीं है कि आपकी फर्म के अंदर कितना यूनिट्स का ऑपरेशंस हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। अगर नहीं भी हो रहा है तो जो आपको कम से कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट है जिस वजह से आप अपना बिजनेस को रन कर सको, उस चीज को हम बोलते हैं परमानेंट वर्किंग कैपिटल। लाइक अगर मेरे को कोई स्कूल रन कर रही हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ तो रूम्स चाहिए ही होंगे ना, चाहे कितने भी बच्चे आए, इट डजंट मैटर, कुछ ना कुछ तो मैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करूंगी ना। अगर 10 बच्चे होंगे तब भी मुझे एक रूम का सेटअप चाहिए, 50 बच्चे होंगे तब भी मुझे एक रूम का सेटअप चाहिए। तो कम से कम वर्किंग कैपिटल, ऐसा
फंड जो आपको अपने बिजनेस को रन कराने के लिए चाहिए ही चाहिए। इट इज मैंडेटरी रिगार्डलेस ऑफ द लेवल ऑफ बिजनेस ऑपरेशन कि कितने आपकी यूनिट्स प्रोडक्शन हो रही है और कितनी नहीं। टेम्पररी वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है परमानेंट वर्किंग कैपिटल से ऊपर एक्स्ट्रा जो आपको चाहिए होता है उस चीज को हम बोलते हैं टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। जो हमारा टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। आप कह सकते हो सीजनल रिक्वायरमेंट है बेसिकली, ऑन डिमांड। अगर डिमांड होती है तो मेरे को ज्यादा उस चीज की नीड होगी और अगर डिमांड नहीं है तो मैं उतने में ही परमानेंट वर्किंग कैपिटल में ही अपनी बाउंड्री में रहूंगी। मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ, आप डायग्राम से ज्यादा इजी कैच कर पाएंगे। देखिए अगर ये फर्म का एक डायग्राम है तो ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन है ये डिनोट कर रही है आपकी परमानेंट वर्किंग कैपिटल। इट डजंट मैटर कि आपके यहाँ प्रोडक्शन कितना हो रहा है। वाइल ऑन दी अदर हैंड टेम्पररी वर्किंग कैपिटल क्या शो कर रही है, कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे आ रही है, कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे आ रही है, कभी ज्यादा रिक्वायर्ड है आपको कभी कम रिक्वायर्ड है। ये क्यों होती है, क्योंकि हमारा सीजनल डिमांड पे बेसिकली बेस्ड होती है आप कह सकते हो, या फिर मतलब अकॉर्डिंग टू द डिमांड। अगर आपकी डिमांड ज्यादा है आपकी फर्म की आपके प्रोडक्ट्स की तो आपको वर्किंग कैपिटल की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, अगर नहीं है तो फिर कम रिक्वायरमेंट होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। और ये मैंने बेसिक से आपको एक चार्ट बता रखा है ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अ बिजनेस का कि किस तरीके से हम टोटलिटी में किस तरीके से पैसे को मैनेज करते हैं। सबसे पहले आप क्या करते हो, आपके पास कैश होता है, कैश के थ्रू आप क्या करते हो, परचेज करते हो। क्या चीज परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल्स को। देन अब यही रॉ मटेरियल हमारा कन्वर्ट होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस में जाता है और कुछ फिर हमको मिलता है वर्क इन प्रोग्रेस जिसके ऊपर काम चल रहा होता है। फाइनली जब सारा काम खत्म हो जाता है तो हमारे हाथ में क्या आता है, फिनिश गुड्स आ जाते हैं। एंड देन इन फिनिश गुड्स को हम क्या करते हैं, सेल आउट करते हैं मार्केट के अंदर। कुछ पैसा आपका फंस जाता है, डेट कलेक्शन होना बाकी होता है, क्रेडिट पेमेंट्स होते हैं, कुछ को आपने उधार पे दे रखा होता है, उसके थ्रू फिर आप बाकी बाद में आपको क्या मिलता है, पैसा मिलता है। रियलाइजेशन ऑफ इनकम होती है, फिर से मेरे हाथ में पैसा आ गया, कैश आ गया फर्म के पास, उसके थ्रू फिर वो क्या करेगी, रॉ मटेरियल्स परचेज करेगी। देन द प्रोसेस गोज ऑन। तो दिस इज द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अ बिजनेस कि किसी भी फर्म की किस तरीके से पैसे को ट्रांसलेट किया जाता है इनटू द फिनिश्ड गुड्स एंड देन फिर से वो कैश में ट्रांसलेट होता है एंड देन द प्रोसेस गोज ऑन। So this is about the operating cycle of a business. Now अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि मेरी वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट कर सकते हैं। मीन्स कब आपको वर्किंग कैपिटल की डिमांड कम होगी और कब आपको वर्किंग कैपिटल की डिमांड ज्यादा होगी। तो देखते हैं एक एक करके हम सारे फैक्टर्स को पढ़ेंगे। पहला फैक्टर है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस। आपका किस तरीके का बिजनेस है। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, मींस अगर आपके यहाँ प्रोडक्शन होता है तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी एज कंपेयर टू दी सॉफ्टवेयर फर्म। एंड नेक्स्ट इज क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी, फेवरेबल क्रेडिट पॉलिसी रिक्वायर्स मोर वर्किंग कैपिटल। इसका मतलब है अगर आपने अपने कस्टमर्स को क्रेडिट पॉलिसी अच्छी दे रखी है, मींस आपने क्या रखा है कि ठीक है आप अभी मेरे को पेमेंट मत करो, आप 2 महीने बाद 3 महीने बाद आप मेरे को दे देना। जो भी आपकी क्रेडिट पॉलिसी है वो लिबरल है, आपका कहने का मतलब है इजी गोइंग है कि आप इजीली उन्हें क्या देते हो, क्रेडिट पे माल बेच देते हो। तो उस केस में क्या होगा, आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। और अगर नहीं देते हो आप, क्रेडिट पॉलिसी आपकी इतनी स्मूथ नहीं है, तो उस केस में आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। नाउ द नेक्स्ट वन इज अवेलिंग क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर्स। इन दिस केस अगर आप कहीं से रॉ मटेरियल परचेज करते हो और आपको सामने वाली पार्टी जो है जहां से आप सामान खरीद रहे हो वो आपको क्रेडिट दे रही है, क्रेडिट पे माल बेच दे रही है आपको, उस केस में क्या होगा, आपको उसको पैसा अभी देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब आपको पैसा ही अभी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो उस केस में फिर आपको लेस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी एंड दी वाइस वर्सा। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अगर ग्रोइंग फॉर्म है, अगर कीप्स ऑन मतलब वो ज्यादा से ज्यादा आपका ग्रोथ पे काम कर रही है, एक्सपेंशन पे काम कर रही है, अपने जो प्रोडक्शन यूनिट है उसे एक्सपेंड कर रही है, तो वो क्या होगी, फिर उस कंपनी में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। आपके यहाँ सारा का सारा काम बहुत ही अच्छे से मैनेज हो रहा है, बहुत ही एफिशिएंटली सब कुछ मैनेज हो जाता है, तो फिर उस केस में आपको वर्किंग कैपिटल की नीड क्या होगी, कम होगी।
नेक्स्ट पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है डिमांड कंडीशन। नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है वो है डिमांड कंडीशन। अब यहाँ पे अगर आपकी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है तो आप बताओ, खुद ही बता दो, आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर आपके प्रोडक्ट की ही डिमांड नहीं है मार्केट में तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। नाउ द नेक्स्ट वन इज मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस। मार्केट में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन चल रहा है रिगार्डिंग दी प्रोडक्ट्स, रिगार्डिंग दी न्यू इनोवेशन, आप कह सकते हो ज्यादा कंपटीशन है। तो आप क्या करोगे, आप भी तो अपनी कंपनी में ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन क्रिएट करने की कोशिश करोगे, ज्यादा वर्क करोगे उसके ऊपर, जिससे कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा सेल आउट हो सके। तो उस केस में हमारा वर्किंग कैपिटल की नीड ज्यादा हो जाती है। इन्फ्लेशन सभी को पता है, महंगाई दर बढ़ना, महंगाई बढ़ती रहना डे बाय डे, जो हमारे जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाना। तो उस केस में अगर इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई चल रहा है तो हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, हाई होगी। लीन मैन्युफैक्चरिंग, लीन मैन्युफैक्चरिंग होता है कि जहाँ पे कहीं सारा काम बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है, टाइम टू टाइम मैनेज हो रहा है और सब कुछ एफिशिएंटली चल रहा है। तो उस केस में क्या होता है, अगर हम ये सिस्टम अपनी कंपनी के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपका फिर वहां पर मैन्युफैक्चरिंग साइकिल जो होता है वो शॉर्ट हो जाता है, वेस्ट रिड्यूस हो जाता है, जिस वजह से आपकी वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर मैं अपनी फर्म के अंदर लीन मैन्युफैक्चरिंग इम्प्लीमेंट करूं तो वहां पे मेरे को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। नाउ द नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग साइकिल। हाईली एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है, उसी हिसाब से आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है एंड सो ऑन। तो दीज आर दी 10 फैक्टर्स जो मैंने आपको समझाए जो कि हमारी वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेस ऑफ वर्किंग कैपिटल, कि आप कहाँ से वर्किंग कैपिटल अपनी कंपनी के अंदर लेके आ सकते हो। तो कुछ होते हैं हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेस एंड कुछ होते हैं हमारे शॉर्ट टर्म सोर्सेस। लॉन्ग टर्म मतलब जिनका आप रीपेमेंट जो आप वापस करोगे उनको 1 साल के बाद करोगे, 5 साल के बाद करोगे। और शॉर्ट टर्म का क्या होता है, विद इन 1 ईयर आपको ये चीज रिपे करनी ही करनी होती है बेसिकली। तो वो चीज शॉर्ट टर्म बोली जाती है और लॉन्ग टर्म उसी का अपोजिट हो जाता है जो 1 ईयर के बाद हम रिपे करते हैं। तो लॉन्ग टर्म में आपको सभी को पता है कि हम कहाँ से पैसा लेके आते हैं, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर। डिबेंचर में भी हमारे बहुत तरीके की डिबेंचर इशू होते हैं, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल, ये भी हम पढ़ चुके हैं। बॉन्ड्स, लोन्स ले लेना बैंक से, लॉन्ग टर्म लोन्स ले लेना, रिटेन्ड अर्निंग एंड वेंचर कैपिटल फॉर इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स। तो दीज आर दी लॉन्ग टर्म सोर्सेज। वेयर एज अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो क्या क्या कर सकते हैं भाई, बैंक से क्रेडिट ले लो, आप उधार ले लो थोड़ा सा। ट्रांजैक्शन क्रेडिट, अगर मैं कुछ खरीदने जाती हूँ तो मैं उधार पे सामान ले आती हूँ, उसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन क्रेडिट। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से भी मैं एडवांस ले सकती हूँ, बैंक एडवांसेस, लोन्स, ओवरड्राफ्ट, कमर्शियल पेपर, बैंक डिपॉजिट, एडवांस अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स एंड बिल डिस्काउंटेड। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, टर्म लोन नाम सुन के। टर्म लोन को बहुत सारे बच्चे लॉन्ग टर्म सोर्सेस में कंसिडर करते हैं, बट हमेशा याद रखिएगा पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि आइडेंटिफाई करिए कि शॉर्ट टर्म सोर्सेस कौन सा, लॉन्ग टर्म सोर्सेस कौन से। तो ये जो टर्म लोन होता है ये कौन सा होता है, हमारा शॉर्ट टर्म में आता है। इसलिए मैंने अलग से हाईलाइट किया है इस चीज को कि टर्म लोन हमारा जो होता है वो शॉर्ट टर्म सोर्सेस में आता है, लॉन्ग टर्म सोर्सेस में नहीं आता है। अब मैं आपको समझा देती हूँ ऐसा क्यों होता है। जो टर्म लोन है इसकी डेफिनेशन क्या है, दिस इज द शॉर्ट टर्म लोन ऑफर्ड टू बिजनेसेस for expansion that is to be repaid in regular installments over a set period। टर्म लोन एक शॉर्ट टर्म लोन होता है एक तरीके का जो कि बिजनेसेस को एक्सपेंशन के लिए दिया जाता है, जिसको हमें रेगुलरली बेसिस पे पेमेंट करना होता है इंस्टॉलमेंट पे फॉर द फिक्स टाइम ऑफ पीरियड। तो कंफ्यूज मत होइएगा, टर्म लोन हमारा शॉर्ट टर्म फाइनेंस का एक सोर्स है, ठीक है। बिल डिस्काउंटेड एक वर्ड था वहां पे शॉर्ट टर्म में, बिल डिस्काउंटेड का मतलब क्या होता है, ये भी एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस ही है फॉर ट्रेडर्स। इसमें क्या होता है कि जो भी हमें अनपेड इनवॉइसेस होते हैं ना हम पर, लाइक आप कह सकते हो मैंने किसी कस्टमर को माल दिया था और उसको मैंने लिख के दे दिया, मतलब उन्होंने मुझे लिख के दिया है कि मैं आपको आके मतलब 1 महीने बाद हमने पेमेंट कर दूंगा उस चीज का। तो आपके पास क्या हो गया, अनपेड इनवॉइस हो गया आपके पास कि इस चीज का वो आगे जाके पेमेंट करेगा। और अगर आपको अभी के अभी उस चीज की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तो आप क्या करोगे,
इसको किसी और बंदे को सेल करके आप उससे कह सकते हो कि मुझे पैसे की नीड है, और वो उस इनवॉइस पे आपको वो वर्किंग कैपिटल या मतलब पैसा दे देगा उसके बेसिस पे, और आपसे वो क्या चार्ज कर लेगा, कमीशन चार्ज कर लेगा। तो इसको हम बोलते हैं बिल डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड। अब मैं आपको समझाने वाली हूँ अप्रोचेस यूज्ड टू फाइनेंस करंट एसेट्स एंड टोटल एसेट्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ वर्किंग कैपिटल। इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। तो इसमें 3 अप्रोचेस आती हैं। पहले तो कौन कौन सी आती है? एक होती है एग्रेसिव अप्रोच हमारी, मैं मेंशन करती हूँ। एक होती है एग्रेसिव, दूसरी होती है हमारी कंजर्वेटिव, एंड द थर्ड वन इज कंजर्वेटिव, एंड द थर्ड वन इज हेजिंग अप्रोच। हेजिंग अप्रोच जिसको हम मैचिंग अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। तो दीज आर द 3 अप्रोचेस जिसको मैं 1 बाय 1 आपको कराने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम करेंगे एग्रेसिव अप्रोच। देखिए नाम से ही सजेस्ट हो रहा है एग्रेसिव। अब हम कभी भी एग्रेसिव हो जाते हैं, एकदम से हमें गुस्सा आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम देखते नहीं है, हम लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचते, हम शॉर्ट टर्म पे बेसिस पे अपना डिसीजन ले लेते हैं। क्या करते हैं, जल्दी से अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो मैं क्या करूंगी, जल्दी से जल्दी अपना गुस्सा किसी और पे निकाल देती हूँ। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि उसका लॉन्ग टर्म पे जाके क्या इम्पैक्ट होने वाला है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो इस अप्रोच में क्या होने वाला है। मैंने तो ऐसे ही समझी है ये अप्रोच, तो आप भी ऐसे ही समझ सकते हैं कि एग्रेसिव अप्रोच मतलब शॉर्ट टर्म जितना भी आपको फंड्स चाहिए, मतलब जितने भी आपको वर्किंग कैपिटल की नीड है, वो आप किसके थ्रू पूरी करोगे, आप शॉर्ट टर्म फंड्स के थ्रू पूरी करोगे उस चीज को। मतलब चाहे इसमें आगे मैं आपको करा देती हूँ, द कंपनीज वर्किंग कैपिटल इज फाइनेंस्ड बाय शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। मतलब मुझे जितने भी पैसे की नीड होगी यहाँ पर मैं किस चीज से पूरी करूंगी, वो ज्यादातर शॉर्ट टर्म फंड से मैं उस चीज को पूरी करूंगी। लॉन्ग टर्म फंड्स आर यूज्ड ओनली टू फाइनेंस फिक्स्ड एसेट्स। लॉन्ग टर्म फंड्स किस लिए यूज किए जाते हैं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स को फाइनेंस कराने में यूज किए जाते हैं। बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट वो कौन किस तरीके के फंड्स पूरी करते हैं, शॉर्ट टर्म फंड। सारी की सारी चीजें हमारी कंप्लीट टेम्पररी वर्किंग कैपिटल एंड ऑल्सो अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, परमानेंट वर्किंग कैपिटल, सब चीजें मैं किसके थ्रू मीट आउट करूंगी, शॉर्ट टर्म फंड्स के थ्रू मीट आउट करूंगी। मतलब अगर मुझे पैसे की नीड है, आप ऐसे समझिए, अगर मुझे पैसे की नीड है तो मैं वो कैसे पूरी करूंगी, किस चीज के थ्रू पूरी करूंगी, इन सारे सोर्सेस के थ्रू पूरी करूंगी। यहाँ पे जितने भी शॉर्ट टर्म सोर्सेस लिखे ना, इनके थ्रू मैं पूरी करूंगी। मे बी मैं लोन ले लूं, मे बी मैं बैंक ओवरड्राफ्ट कर लूं, है ना, बैंक से जो डिपॉजिट है उसे विड्रॉ कर लूं, बैंक से क्रेडिट ले लूं। तो ये जितनी भी नीड्स हैं, अगर एग्रेसिव अप्रोच को कंपनी फॉलो कर रही है, इस केस में वो ज्यादातर किस पे डिपेंडेंट होती है, शॉर्ट टर्म फंड्स पे डिपेंडेंट होती है। हमेशा याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म नीड्स जितनी भी होंगी जितनी भी मेरी शॉर्ट टर्म नीड्स है वो किससे पूरी होंगी, शॉर्ट टर्म फाइनेंस से ही पूरी होंगी। इनफैक्ट जो मेरी लॉन्ग टर्म नीड्स हैं, कुछ पोर्शन जो होता है लॉन्ग टर्म नीड्स का, वो भी किसके थ्रू पूरी होता है, हमारा शॉर्ट टर्म फाइनेंस के थ्रू ही पूरा होता है। यहाँ पे कंपनी ज्यादातर किस पे ध्यान देती है, शॉर्ट टर्म फंड्स पे ज्यादा फोकस डालती है। ठीक है, अब इसमें आगे मैं समझा देती हूँ, ये अप्रोच ज्यादातर किस पे फोकस डाल रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस डाल रहा है कि किसी भी तरीके से मुझे प्रॉफिटेबिलिटी हो जाए। क्योंकि जब हमें गुस्सा भी आता है तो हम क्या सोचते हैं, हम गुस्सा निकाल देंगे और उससे मेरा बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर मैं प्रैक्टिकली रियलिटी की बात करूं, बट मानते हैं कि भाई शॉर्ट टर्म ज्यादा टेम्पर्ड, आप कहते हैं ना शॉर्ट टेम्पर्ड लोग होते हैं, तो दिस इज द सेम टाइप ऑफ अप्रोच। एग्रेसिव अप्रोच में हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस का ज्यादा यूज करते हैं। जितना ज्यादा रिस्क लेंगे हम सोचते हैं, उतना ज्यादा हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बढ़ती चली जाती है। अब मैं आपको ये जो दोनों चीजें लिखी है ये मैं समझाऊंगी। यहाँ पर देखिए एक इक्वेशन होती है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये अभी हमने पढ़ा, ये क्या निकालने के काम आता है, वर्किंग कैपिटल। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि यहाँ पे जितने भी करंट एसेट्स हैं, जितने भी शॉर्ट टर्म नीड्स हैं मेरी, वो किसके थ्रू पूरी हो रही है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस के थ्रू पूरी हो रही है। और जो 1 साल के अंदर रीपे करनी होती है उन्हीं को हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस बोलते हैं ना। दैट मीन्स वो सारी की सारी मेरी क्या है, करंट लायबिलिटी है। अगर मैं जो मेरी करंट लायबिलिटी होंगी वही मेरे क्या होंगे, करंट एसेट होगा। यहाँ पे वही चीज तो मेरी करंट एसेट भी होगी। तो मतलब बेसिकली ये दोनों आपस में क्या होते हैं, सेम होता है। जितने का
एक एग्जांपल ऐसे करके अगर आपको समझ ना आ रहा हो, मैं आपको डिजिट्स देके समझा देती हूँ। अगर करंट एसेट्स की नीड मेरी, फॉर सपोज एक फर्म है, उसको 1 लाख रुपए की जरूरत है, ठीक है, 1 लाख रुपए की जरूरत है उसको किसी भी तरीके से जो उसको चाहिए। तो अब क्या करेगा भाई, वो जो जितने भी इस 1 लाख रुपए थे उसने क्या करा, वो सारे के सारे एक करंट एसेट में जो मीट आउट होने वाली थी वो किसके थ्रू पूरी करेगा, करंट लायबिलिटीज के थ्रू पूरी करेगा। क्योंकि अभी हमने पढ़ा शॉर्ट टर्म फाइनेंस को हम ज्यादा फोकस डालते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, ये करंट लायबिलिटीज में मेरी कितनी हो गई, 1 लाख। अब बस 1 लाख से 1 लाख गया तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल कितनी आती है, 0। कितनी आई, 0। तो इस वजह से यहाँ पे लिखा जाता है नेट वर्किंग कैपिटल इक्वल टू 0। और यहाँ पे सीए जो होता है वो सीएल के इक्वल होता है, मतलब करंट एसेट जो है हमारी करंट लायबिलिटीज के इक्वल होता है। तो दिस इज द होल अप्रोच ऑफ एग्रेसिव ऑफ वर्किंग कैपिटल, कि अगर कोई भी फर्म एग्रेसिव अप्रोच को फॉलो करती है, दैट मीन्स वो ज्यादातर किस पे फोकस डाल रही है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस को फोकस डाल रही है। ज्यादातर जितना भी उसको नीड है वो किसके थ्रू पूरी करेगी, शॉर्ट टर्म फाइनेंस के थ्रू पूरी करती है। ये हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को ज्यादा फोकस करती है और ये हमारी इक्वेशन होती है इस केस में। नाउ द नेक्स्ट अप्रोच इज कंजर्वेटिव अप्रोच। कंजर्वेटिव, कंजर्व करके रखना। वहां पे वो इंसान गुस्से में था, यहाँ पे वो क्या सोच रहा है, आगे के बारे में सोच रहा है, मतलब अपनी लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहा है। तो इस क्वेश्चन में हिंट यही है। इसी तरीके से हमें समझना है कि यहाँ पे जितनी भी चीजें उसे फाइनेंस करानी है, मतलब जितना भी उसे रिक्वायरमेंट है, तो वो किसके थ्रू पूरी करेगा, लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस के थ्रू पूरी होगी। मतलब फिक्स्ड एसेट्स तो होंगे लॉन्ग टर्म के थ्रू, परमानेंट एसेट्स भी होंगे हमारे लॉन्ग टर्म के थ्रू, बल्कि अ पार्ट ऑफ टेम्पररी वर्किंग कैपिटल भी किसके थ्रू पूरी होगी भाई, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के थ्रू पूरी होगी। शॉर्ट टर्म फंड्स विल फाइनेंस ओनली रिमेनिंग पार्ट ऑफ टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। मतलब शॉर्ट टर्म फंड्स को हम क्यों यूज करेंगे, बहुत ही स्मॉल पोर्शन के लिए यूज करेंगे, टेम्पररी वर्किंग कैपिटल के कुछ हिस्से को पूरी करने के लिए ही यूज करूंगी शॉर्ट टर्म फंड्स को। ज्यादातर मैं किस फंड्स को फोकस डालती हूँ यहाँ पे, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। लॉन्ग टर्म फाइनेंस को हम देखते हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज की तरफ भागते हैं, जिससे कि मतलब वो ये सोच के चलती कंजर्व इन नेचर होती है बेसिकली। तो लो रिस्क लो प्रॉफिट, यहाँ पे वो सोचते हैं रिस्क नहीं लेना प्रेफर करती फर्म कि मुझे 1 साल के अंदर ही सारा पैसा रिपे ना करना पड़ जाए, इसलिए वो रिस्क कम लेती है और प्रॉफिटेबिलिटी भी उसे कम ही होता है। इस चीज में क्या होगा भाई, करंट लायबिलिटी तो कोई हुई नहीं, नो करंट लायबिलिटी, कोई करंट लायबिलिटी नहीं है। क्यों, क्योंकि सारा का सारा वो किसके थ्रू फाइनेंस करा रहे हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेस के थ्रू। तो करंट लायबिलिटी यहाँ पे क्या हो गई, 0। आप कह सकते हो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, सीए माइनस सीएल। अब यहाँ पे सीए माइनस सीएल कितना हुआ, 0, क्योंकि सारा का सारा वो लॉन्ग टर्म की तरफ फोकस कर रहा है। तो मतलब सीए, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू सीए। और हमने सीए का मतलब क्या पढ़ा था, दिस इज नोन एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल भी इसको बोलते हैं, टोटल करंट एसेट्स को हम बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर आर फॉर कंजर्वेटिव अप्रोच। नाउ द नेक्स्ट वन इज हेजिंग अप्रोच। हेजिंग, मैचिंग अप्रोच। इसमें आप ऐसा समझो कि मुझे जो शॉर्ट टर्म नीड्स है, मेरी जो शॉर्ट टर्म नीड्स है वो मैं किसके थ्रू पूरी करूंगी, मैं आपको ये शॉर्ट में समझा रही हूँ। जितनी भी मेरी शॉर्ट टर्म नीड्स होंगी वो मैं पूरी करूंगी अपने शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की तरफ। और जो मेरी लॉन्ग टर्म होंगी, जो मेरी बेसिकली लॉन्ग है, जैसे मुझे फिक्स्ड एसेट्स को फाइनेंस कराना है, मेरे को कोई मशीनरी खरीदनी है बहुत बड़ी, लाखों में करोड़ों में, तो मैं उसको किसके थ्रू फाइनेंस कराऊं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के थ्रू कराऊं। लॉन्ग टर्म नीड्स को लॉन्ग टर्म के थ्रू कराओ, शॉर्ट टर्म नीड्स को शॉर्ट टर्म के थ्रू कराओ। तो ये बेसिकली हमारी होती है हेजिंग अप्रोच। मैं आपको नीचे भी पढ़ देती हूँ। इन दिस अप्रोच द फंड्स फॉर एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स should be acquired with long term sources। फिक्स्ड एसेट्स अगर आपको चाहिए तो आप लॉन्ग टर्म सोर्सेज की तरफ जाओ, और शॉर्ट टर्म फंड्स आर यूज्ड टू फाइनेंस टेम्पररी करंट एसेट्स, मतलब शॉर्ट टर्म नीड्स की तरफ जाओ, ठीक है। रिस्क प्लस प्रॉफिट इक्वल टू ऑप्टिमम। इसमें क्या होता है, लो रिस्क होता है, मतलब मिनिमम रिस्क होता है, और प्रॉफिट भी अच्छा खासा आता है। तो इसको हम बेस्ट अप्रोच के नाम से जानते हैं, ऑप्टिमम अप्रोच के नाम से इस अप्रोच को जाना जाता है। दीज आर द 3 अप्रोच, एग्रेसिव, कंजर्वेटिव, हेजिंग।
एग्रेसिव में शॉर्ट टर्म नीड्स, शॉर्ट टर्म फाइनेंस को ज्यादा फोकस करते हैं। इनफैक्ट लॉन्ग टर्म नीड्स को भी हम शॉर्ट टर्म के थ्रू करा लेते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंस से कर लेते हैं, क्योंकि मैं एग्रेसिव हूँ, गुस्सा जल्दी आ रहा है मुझे, जल्दी से जल्दी मुझे काम चाहिए, तो मैं शॉर्ट टर्म फाइनेंस को यूज कर लूंगी। और कंजर्वेटिव में हम लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस को फोकस करते हैं। हेजिंग में क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म को शॉर्ट टर्म से करा लो, लॉन्ग टर्म नीड्स को लॉन्ग टर्म फाइनेंस के थ्रू करा लो। अब एक चीज और आती है जो मुझे समझानी है आपको, फॉर्मूला टू कैलकुलेट दी वर्किंग कैपिटल साइकिल। वर्किंग कैपिटल साइकिल को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है। अब वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या होती है, जो मैंने आपको याद होगा एक डायग्राम समझाया था अभी, कि कैश होगा तो पहले रॉ मटेरियल खरीदोगे, रॉ मटेरियल के बाद वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा, नेक्स्ट फिर वो हमारा फिनिश गुड बन जाएगा, देन क्रेडिट पेमेंट जो हमने दे रखी होगी उधार पे माल, उससे कलेक्ट किया जाएगा, फिर वो कैश में बदल जाएगा। तो ये होल साइकिल जो होती है उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल। और इसका जो फॉर्मूला है वो हमारा ये आता है, देख लेते हैं इसको भी एक बार फटाफट। रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड कि कितना आपके पास, कितने टाइम से आपके पास रॉ मटेरियल है, होल्ड पे है। वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड, कितने समय से आपका वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है उस पे। फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड, कितने टाइम तक आपने वो सामान अपना फिनिश गुड रख रखा है। डेटर्स कलेक्शन पीरियड, कितने टाइम में आप अपने डेटर्स से पैसा कलेक्ट कर पाते हो। नाउ द लास्ट वन इज क्रेडिट पीरियड अवेलेबल फ्रॉम सप्लायर, मतलब जो आपके सप्लायर्स ने आपको क्रेडिट पीरियड दे रखा है, एंड में उसे हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। सारी चीजों को ऐड करोगे, बस जो आपको सप्लायर्स ने क्रेडिट पीरियड दे रखा है उसको माइनस करते हैं। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वर्किंग कैपिटल साइकिल। अब मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ चलती हूँ, प्रैक्टिस टाइम हमारा स्टार्ट हो गया है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड सम क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आप होमवर्क से करेंगे, ये नहीं करा रही हूँ, इजी है, मैं आपको नेक्स्ट वाला करा रही हूँ जो एग्जाम में आ रखा है, इसी की तरह सेम क्वेश्चन है, तो मैं आपको ये वाला करा देती हूँ। अब पढ़ते हैं, देखिए, इफ रॉ मटेरियल आर इन स्टोर फॉर 2 मंथ्स, रॉ मटेरियल कितने महीने के लिए था कंपनी के पास, 2 महीने के लिए था। प्रोसेसिंग टाइम जो है 2.5 मंथ्स, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस कितना चल रहा है, 2.5 वर्क चल रहा है उस पे। फिनिश गुड्स रिमेन इन स्टोर फॉर 15 डेज, 15 दिन तक आपके जो फिनिश गुड्स थे वो आपके पास ही थे। 15 दिन को आप महीने में बदलोगे तो आधा महीना हो गया ना, 15 दिन, पूरा 30 महीने का हम मान के चलते हैं, तो 15 दिन हमारा अप्रोक्सीमेटली हाफ मंथ आ गया। तो मैं यहाँ पे क्या लिख लेती हूँ, 0.5 मंथ्स लिख लेती हूँ, क्योंकि सारी चीजें मंथ्स में ही निकाल रहे हैं ना, तो 15 डेज को भी मैंने मंथ्स में कन्वर्ट कर दिया। डेटर्स आर अलाउड 60 डेज क्रेडिट, जो डेटर्स थे मेरे, जिनको मैंने उधार पे माल दे रखा था, उनको मैंने 30 दिन का समय दिया है। अब 60 दिन का समय दिया है। अब 60 डेज को आप मंथ्स में कन्वर्ट करो, एक महीना 30 का लेके चलते हैं अप्रॉक्स में, तो 30 प्लस 30 60 डेज होते हैं ना, तो 2 मंथ्स हो गए। ये 60 डेज को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मंथ्स भी लिख सकते हैं, राइट। आगे देखते हैं, क्रेडिट रिसीव फ्रॉम सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल इज 1 मंथ, जो मुझे सामने वाली पार्टी क्रेडिट दे रही है, मुझे मिला, वो कितना है, 1 मंथ है, 1 महीना है। अब बस फॉर्मूला लगा लो वर्किंग कैपिटल साइकिल का, यहाँ पे यही निकालना है, सब चीजें ऐड करते हैं, माइनस करते हैं, बस क्रेडिट जो मुझे दूसरों से मिला, सप्लायर से जो मुझे मिला, तो 2 प्लस 2.5 प्लस 0.5 प्लस 2 माइनस 1 को माइनस करो। अब आप सॉल्व करो, देखो 2 2 4 5 6 7 माइनस 1 सॉल्व करोगे तो ये आपका निकल के आता है 6 मंथ्स। इसका मतलब मेरे को जो वर्किंग कैपिटल आई वो कितना आ गया, 6 मंथ्स। दैट मीन्स बी इज माय करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा था वर्किंग कैपिटल साइकिल बताओ। अब ये वाला क्वेश्चन आपका सेम है डिट्टो, आपको 5 चीजें कैलकुलेट करनी है, वैल्यूज लिखनी है, फॉर्मूला लगाना है, बस आपको क्रेडिट पीरियड जो आपको मिला है फ्रॉम सप्लायर उसे माइनस करते हैं, बाकी सबको ऐड करते हैं। एक बात बस याद रखिएगा, यहाँ पे कुछ डेज में थे, कुछ मंथ्स में थे, तो मैंने सब चीजें मंथ्स में ली है, तो इस चीज का ध्यान रखना। बाकी क्वेश्चन बहुत इजी था, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज जनरली फाइनेंस टू परमानेंट ज्यादातर जो परमानेंट फंसा हुआ पैसा है, जो मुझे चाहिए ही चाहिए अपनी कंपनी को रन कराने के लिए रिगार्डलेस ऑफ द ऑपरेशन, वो कहाँ से मैं फाइनेंस कराती हूँ, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल फंड्स के थ्रू ज्यादातर कंपनी फाइनेंस कराती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये मैं करा देती हूँ, बाकी आप देख लेना।
विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिस्टेंट विद अ कंजर्वेटिव अप्रोच। कंजर्वेटिव मतलब कंजर्व करके चलती है, सोच समझ के चल रही है। किसको फोकस करती है कंजर्वेटिव? लॉन्ग टर्म सोर्सेस के लिए। यही तो पढ़ा है ना, लॉन्ग टर्म फाइनेंस को लिए लॉन्ग टर्म फंड्स को देखती है। तो मैं देख रही हूँ लॉन्ग टर्म, तो वैसे ही मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, दैट मीन्स बी, फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म नीड्स विद लॉन्ग टर्म फंड। तो दिस इज माय करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है, ये देखिए ऑप्शंस हैं, मतलब ए में आपको हेजिंग अप्रोच दे रखी है, बी में आपको एग्रेसिव दे रखी है। आपको बताना है ए बी सी में से कौन सा इनकरेक्ट मैचिंग है, कौन सा मैच नहीं कर रहा है आपके हिसाब से। तो ये भी आपका होमवर्क रहता है, फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा, बताइएगा, मैं फिर बताऊंगी आपने सही किया या गलत। Now the next one is your homework. Which of the following would be consistent with the hedging approach? Hedging approach में आपको बताना है इस हिसाब से क्या है। मैं आपको शॉर्ट में लिख देती हूँ। शॉर्ट टर्म नीड्स को किससे फुलफिल करते हैं हम इसमें? शॉर्ट टर्म फाइनेंस के थ्रू, ठीक है। और लॉन्ग टर्म नीड्स को किससे फुलफिल करते हैं? लॉन्ग टर्म फाइनेंस के थ्रू। तो बस ये आप देखिएगा आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है सुटेबल। बाकी करते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और शेयरिंग करना मत भूलिएगा अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चीज को कवर कर सके। और पुरानी वीडियोस जिससे नहीं देखी हो वो देख लीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जो मैं वहाँ पे क्विज डालती हूँ वो आपकी मिस ना हो। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।